हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडू टॉप। इन टुडेज जॉब ऑन द गो सीरीज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 6, जिसमें हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग एंड लीज फाइनेंसिंग के बारे में। तो हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर को ही हमने कंटिन्यू किया है, तो इसमें जितने भी टॉपिक है हम वो सब बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कॉन्फिडेंटली जो है ना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं आप सब कुछ पढ़ें, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एंड देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो ये आपकी जॉब की प्रिपरेशन को ना एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ये डॉक्यूमेंट। इसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा, आपको सिर्फ बेसिक सी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, या मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये एक तरीके से मिडल मैन है, जो क्या करते हैं, पैसा, जिनके पास पैसा पड़ा, इन्वेस्टर जो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां तक पहुंचाते हैं, बेसिकली कंपनीज या गवर्नमेंट में जिनको पैसे की जरूरत होती है। तो ये बिचौलिए हैं, बीच वाला पर्सन है जो इन दोनों के बीच एक इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं। और ये हेल्प क्या कर रहे हैं कंपनी को, कि वो हेल्प कर रहे हैं कंपनी को विद पब्लिक ऑफरिंग, जैसे आईपीओ, एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ मीन जब कोई कंपनी ना फर्स्ट टाइम शेयर जो है वो बेचना चाहती है। जैसे जोमेटो ने अगर फर्स्ट टाइम आईपीओ करना था, तो मर्चेंट बैंकर ने उनकी हेल्प की होगी, राइट। और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट और इक्विटी, ये इनका काम होता है बेसिकली, किसका? मर्चेंट बैंकर का। अब यहाँ पे आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या है, देखो। आईपीओ में क्या है ना, फर्स्ट टाइम कंपनी जो शेयर मार्केट में जो है अपना शेयर्स बेचना चाहती है, और ये डिफरेंट वेज के थ्रू किया जाता है। इसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना कंपनी का, राइट, और आगे एडवर्टीजमेंट वगैरह करना। बट एफपीओ क्या है? ये तो हो गया कि न्यू कंपनी, फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, ये कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, शेयर मार्केट में, बट अगेन पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है। तो दैट इज एफपीओ। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। आईपीओ मीन फर्स्ट टाइम, एंड एफपीओ ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट अगेन वांट टू गेट अ मनी फ्रॉम द पब्लिक, राइट। अब यहाँ पे और चीजें हमें पता होनी चाहिए कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट बैंकर, बेसिकली इनका काम क्या है, क्यों जो है जरूरत पड़ती है इनकी एज अ इंटरमीडियरी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्लियरेंस चाहिए होते हैं ना, तो सेबी से परमिशन लेना, उसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना। प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाएगी, जिसमें वो क्या डिटेल्स देगी, कंपनी बताएगी अपने बारे में, प्रॉफिट लॉस उनका किस तरीके से रेशो रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में क्या है, सब कुछ एवरीथिंग डिटेल जो एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जब भी शेयर मार्केट में कोई रजिस्टर करना चाहता है। तो इसमें हेल्प करेंगे मर्चेंट बैंकर। ये एडवाइस करेंगे, अपॉइंट करेंगे कंसल्टेंट फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है ना, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किस इंजीनियर को हायर कर लिया कि इस प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या ये सुटेबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, राइट। मार्केट सर्वे करेंगे, प्रॉपर्ली सब कुछ बताएंगे सर्वे करके। अब देखो, जब कोई भी कंपनी आईपीओ लगा रही है, तो मार्केट सर्वे करके कि अभी राइट टाइम है आईपीओ करने का, ये बताएंगे ये कंपनीज को। या ये बोलेंगे कि अभी राइट टाइम नहीं है, तो अभी आप रुक जाओ, थोड़े टाइम के बाद हम आईपीओ करेंगे, कि नुकसान ना हो किसी को, कि बेटर मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होती है, कब अप जा रही है कभी डाउन जा रही है। और इन्होंने क्या करना, obtaining regulatory approval from SEBI, स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, क्योंकि सेबी से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, और स्टॉक एक्सचेंज से भी जब आप रजिस्टर करते हो, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो इनका काम होता है ये सारे अप्रूवल लेना। प्लानिंग टाइमिंग, जैसे हमने बात की पब्लिक इशू की, कि किस टाइम पे आईपीओ लॉन्च करना है, अंडर राइटिंग करना, प्रोस्पेक्टस बनाना, ब्रोकर सेलेक्ट करना, रजिस्ट्रार एंड बैंकर्स। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, अब देखो आईपीओ प्रॉपरली नहीं हुआ, सपोज कीजिए 70% हुआ और 30% रह गए, है ना, तो ये बोलती है कि रिस्क ना हो कंपनी को, 30% जो मर्चेंट बैंकर खुद परचेज कर लेंगे,
राइट, उस रिस्क को कवर करते हैं ये, उसी को क्या बोला जाता है, अंडरराइटिंग। जब मर्चेंट बैंकर खुद ही खरीद रहे हैं शेयर्स को, ब्रोकर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार या बैंकर्स की कहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट कराना है कौन से बैंक से, ये भी मर्चेंट बैंकर सेलेक्ट करेंगे। पब्लिसिटी मैनेज करना, क्योंकि जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, ये पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, है ना, और आपका सोशल मीडिया पे सब जगह, तो ये पब्लिसिटी को मैनेज करना, प्रोस्पेक्टिस प्रिंट करना, राइट, अरेंज करना लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा इनका काम होता है मर्चेंट बैंकर्स का। और ये क्या करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द ऑफरिंग, कि क्या आईपीओ जब लॉन्च किया तो क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितना परसेंट जो है पैसा जनरेट हो गया, ये सारी रिपोर्टिंग आगे करेंगे ये, और मॉनिटर भी करेंगे कि एक्चुअल में इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो एडवर्टीजमेंट से लेके पब्लिसिटी से लेके सब कुछ, ऑल इन ऑल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, ये सारे काम इनके होते हैं बेसिकली, राइट। तो ये मर्चेंट बैंकिंग का इतना ही रोल है जितना हमें पढ़ना है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, कि मर्चेंट बैंकर होते कौन है और इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज योर लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, अब देखो, अब मान लीजिए ये कंपनी है एक, ठीक है, टाटा मोटर मान लीजिए, है ना, टाटा मोटर को जरूरत है ट्रक की जिसका प्राइस है 10 लाख, और जरूरत है सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, अब टाटा मोटर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो टाटा मोटर क्या करेगी कि ये ट्रक को ना रेंट पे ले लेगी, किससे, लेसर से। तो ये बैंक भी हो सकता है, सपोज कीजिए ये बैंक है एबीसी बैंक, तो एबीसी बैंक ने क्या किया हुआ है, ये ट्रक खरीदा हुआ है और उन्होंने इसको रेंट पे प्रोवाइड कर दिया, किसको, टाटा मोटर को। और टाटा मोटर कितना रेंट पे कर रही है, अब मंथली रेंट पे करेगी, 10 लाख नहीं उनको खर्च करना पड़ा ना, रेंट पे कर दिया उन्होंने। तो लीज एग्रीमेंट दोनों पार्टी के बीच में बंद है, एक मिनिमम लीज पेमेंट जो है देनी पड़ती है। और जो ये बैंक है, ये टैक्स बेनिफिट ले सकता है डेप्रिसिएशन दिखा के, इस एसेट पे जो ये ट्रक है इस पे डेप्रिसिएशन दिखा के क्या कर सकता है, इनकम टैक्स बेनिफिट। और लेसी भी क्या कर सकता है, अब प्रॉफिट कम दिखा के टैक्स बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि वो तो रेंट पे कर रहे हैं ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं लेसी को, मतलब जो वो ट्रक यूज कर रहे हो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखो, कोई कैपिटल आउटफ्लो नहीं हो रहा फ्रंट, यानी वो एसेट को यूज करेगा विदाउट इनकरिंग कैपिटल कॉस्ट, उसको 10 लाख नहीं लगाना पड़ा ट्रक खरीदने के लिए, इसलिए लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट से वो बच गए, सिर्फ रेंट पे करेंगे क्योंकि कम टाइम के लिए उनको चाहिए था ना वो ट्रक, राइट। एंड आपकी लीज रेंटल ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी जो आपकी लीज पेमेंट्स होती है ना, इनको बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स बेनिफिट मिल गया। रेंट है ये जो आप पे कर रहे हो, जैसे आप एम्प्लॉय की सैलरीज पे करते हो, बाकी का बिजली का बिल वगैरह सब कुछ जो पे किया जाता है, वैसे ही ये एक क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर होता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रीज रेंटल है उसको हम कौन से एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, बिकॉज इसमें हमने एसेट्स को खरीदा नहीं है, रेंट पे कर रहे हैं, जैसे सैलरीज पे करते हैं ना। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया, दिखा दिया उन्होंने कि हर मंथ क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है, और उस पे उनको टैक्स बेनिफिट मिल गया। कोई उनकी बैलेंस शीट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि आप वो एसेट आपने बाय नहीं किया, तो कोई कैपिटल कॉस्ट ही नहीं लगी आपकी। तो लायबिलिटी साइड जो है आपकी बैलेंस शीट की वो नॉट इफेक्टेड है। आप क्या कर सकते हो, बाद में लोन ले सकते हो बैंक से, राइट। क्रेडिट वर्थीनेस आपकी इंप्रूव होगी। लायबिलिटी लोअर है तो बेटर क्रेडिट प्रोफाइल मैनेज हुआ, कि लोन तो कोई लिया नहीं है, तो आप बाकी किसी और बड़े प्रोजेक्ट के लिए ना आप लोन ले सकते हो। टाटा मोटर सपोज कीजिए कल को कुछ और मल्टीप्लेक्सर खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसको लोन लेना हो, तो वो लोन ले सकता है। तो इसलिए उनकी क्या होगी, एबिलिटी इंप्रूव होगी बोरो करने की फर्दर फ्रॉम द मार्केट। बट नुकसान क्या हुए उनको, डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो ओनरशिप लेसर के पास ही है ना, बैंक ने ट्रक खरीद के दिया था, बैंक का ट्रक था, बैंक का पैसा लगा था, तो क्या है, लेसर के पास है, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, आप कभी भी उसके ओनर नहीं बनोगे थ्रू आउट द ओनरशिप, स्टे विद द लेसर थ्रू आउट द लीज पीरियड, आपको वापस करना पड़ेगा फिर जब आप एक बार यूज कर लोगे। रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द एसेट, तो एसेट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस एग्रीड इन द लीज, ये ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको बोला गया है कि आपने जो ये ट्रक यूज कर रहे हो, आपने क्या सामान ना लोडिंग करवानी थी एक पर्टिकुलर सिटी में ही, उसके लिए आप ये ट्रक यूज कर रहे थे, तो फिर आप इसको कहीं और नहीं यूज कर सकते हो, कुछ और सामान भेजने के लिए यूज नहीं कर पाओगे आप। अगर आप
टर्म एंड कंडीशंस को ब्रेक कर देते हो, ब्रीच कर लेते हो, मतलब उसमें लिखा था टर्म एंड कंडीशन में कि इस पर्टिकुलर सिटी में ही आप ये सामान जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे, और कौन सा सामान है वो भी मेंशन था। और फिर आपने सपोज कीजिए आपको बोला था कि आपको मंथली रेंट पे करना है, 3 महीने हो गए, आपने रेंट ही नहीं पे किया, और आप उस ट्रक को कहीं और यूज कर रहे हो, आउट ऑफ द सिटी लेके जा रहे हो, तो आपने टर्म एंड कंडीशन क्या कर दी, ब्रेक कर दी। तो इस केस में लेसर के पास राइट होता है कि वो अपना ट्रक वापस ले लेगा। एंड सपोज कीजिए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेसर बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेटर को सौंप दिया गया कि पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो चाहे लेसी जो है प्रॉपरली रेंट भी पे कर रहा है, तब भी जो एसेट है ना, जो ट्रक है, वो लिक्विडेटर के पास चला जाएगा। राइट, तो ये डिसएडवांटेजेस है लेसी के लिए। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हमने मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकर बोलो, लीज फाइनेंसिंग के बारे में आज डिस्कस कर लिया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट बैंकिंग आर करेक्ट। क्या करते हैं मर्चेंट बैंकर्स? असिस्ट कंपनी इन ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी स्टॉक एक्सचेंज, हेल्प करते हैं डिसाइडिंग द टाइमिंग ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ। मर्चेंट बैंकर डू नॉट पार्टिसिपेट इन अंडरराइटिंग ऑफ पब्लिक इशू, या दे हैंडल लिस्टिंग फॉर्मेलिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देखो, डू नॉट तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा ना, अंडरराइटिंग तो ये कर रहे हैं, है ना, कि ये खरीद लेंगे। अगर नहीं पब्लिक इशू है, पब्लिक से पैसा उतना नहीं जनरेट हुआ, तो ये खरीद रहे थे। तो हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो क्लियरली रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। देखो, ओटीजी सीरीज का बेनिफिट ही यही है कि आप चलते फिरते 15 मिनट निकाल लो और इस सीरीज से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते जाओ। एग्जामिनेशन तक आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फैक्ट्री लीज मशीनरी एंड पेड 1 लाख मंथ रेंट, है ना, दिस रिड्यूस देयर टैक्सेबल इनकम बाय 12 लाख ईयर। तो कौन सा बेनिफिट उनको मिल रहा है? चीप परचेज ऑप्शन है क्या ये? टैक्स सेविंग बाय एक्सपेंस डिडक्शन, ऑटोमेटिक ओनरशिप, या नो मेंटेनेंस कॉस्ट? देखो, उनको टैक्स सेविंग मिली ना, रेंट पे कर रहे हैं वो, राइट, तो टैक्सेबल इनकम उनकी रिड्यूस होगी 12 लाख से पर ईयर, तो उनको ये मिला, बी बेनिफिट मिला। ओके, अब देखो, अभी टाइम है, जैसे हमने कहा गोल्डन टाइम है अभी जैब की प्रिपरेशन करने का, तो वी अंडरस्टैंड आपके पास टाइम नहीं होता, यू ऑल आर क्वाइट बिजी, आपको जॉब पे जाना है, फिर आप साथ के साथ पढ़ाई करोगे तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक कोर्स ना आपकी डेफिनेटली हेल्प करता है टू कंटिन्यू योर प्रैक्टिसेस प्रॉपरली, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है, एडुटैब की वेबसाइट पे जाके कोर्सेज को एक्सेस करना है, कोर्सेज में जाके ना आपको जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जैब कोर्सेज को क्लिक करेंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। राइट, स्क्रॉल डाउन किया आपने, यू विल सी हियर। देखो, एक तो आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 जो लॉन्च हो चुका है हमारा, जिसकी क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और इवनिंग में क्लासेस, अभी आपका पीपीपी कंपोनेंट चल रहा है। लाइव क्लासेस 2 आवर्स की आपको मिलती हैं, 7 PM टू 9 PM शाम को। तो आपके अकॉर्डिंग ही बनाइए क्लासेस, कन्वीनियंट रहे आपके लिए, आपको छुट्टियां ना लेनी पड़े और आराम से आप क्लासेस भी अटेंड कर पाओ। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, राइट। अब ये अपडेटेड नोट्स है, बुक में काफी सारा ओल्ड डाटा है जो कि जो है अपडेटेड नहीं हुआ है, और क्वेश्चन आते हैं अपडेटेड नोट से। तो ये नोट्स आपकी काफी हद तक हेल्प करेंगे। देन सॉल्व पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। पीवाईक्यू ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द पेपर्स कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और पता भी चलता है कि किस तरीके का पैटर्न जो है ना पर साइकिल चेंज हो रहा है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, क्योंकि बुक में आपके इतने जो है एमसीक्यूज नहीं है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छा सा ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है JAP80 टू गेट दिस ऑफर। बाय नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा। देन मास्टर कोर्स, कंप्लीट मास्टर कोर्स 4 कंपोनेंट्स का आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। यहाँ एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है बैंक75 टू अवेल दिस ऑफर। देन आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो मास्टर कोर्स IAFS का, राइट। अपना आप पीपीबी का लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। एंड आप AFM का कोर्स लेना चाहते हो या RBWM का लेना चाहते हो, दैट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड। एंड अगर आप ट्रायल कोर्स देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, बेटर है ना कि एक परचेज करने से पहले आपको आइडिया लग जाए, तो आप जस्ट ₹1 में वो अवेल कर सकते हो। 3 आवर का ट्रायल कोर्स है, तो आप देख सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो आप परचेज कर सकते हो, राइट। देन अब सम टाइम इट हैपेंस ना कि आप मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहे हो,
पढ़ाई तो करनी है, पता है पढ़ाई करनी है, पर मोटिवेशन ही नहीं आ रही। तो उसके लिए आप हमारी मेंटर टॉक भी अरेंज कर सकते हो। आप मेंटर से बात कीजिए, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, है ना, टाइम नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, पढ़ाई का भी पेपर है, ठीक है पढ़ा जाएगा, मई में पेपर है, तो अभी ना अर्ली प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मेंटर टॉक अरेंज करके आप अपने डाउट, कोई भी क्वेरी ना पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई और डाउट है आपको, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।